Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is another important topic from the blood module, and that is all about blood group system. हमारी बेसिक फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं. दीज आर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम. ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीज आर दीज थ्री. और इनमें से भी जो हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे आज के लेक्चर में, दैट विल बी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, बिकॉज एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कस्ड विद जेनेटिक्स, जहां हम जो है वो कोर डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कशन करते हैं, वहां आता है. बेसिकली आज के लेक्चर में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पे ही स्टिक करेंगे. Clear? Okay, so let's start with the basic idea of the agglutinogen. एग्लूटिनोजिन जो है वो बेसिकली एंटीजन का ही दूसरा नाम है. याद रखें कि हमने बात की कि एंटीजन हर उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है. हमने इम्यूनिटी मॉड्यूल में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि जब कभी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्वेड करता है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर, कोई स्पेसिफिक निशानी, कोई स्पेसिफिक उसका कह लें क्लू, आइडेंटिटी मार्क मौजूद होता है, जो कि अल्टीमेटली बॉडी को एक किस्म का स्टिमुलस देता है, बॉडी को एक किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है. ये एंटीजन जो है वो सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर ही नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स के ऊपर भी मौजूद होती है. क्लियर? दैट्स व्हाई जब हम टी सेल मैच्योरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब थाइमस से एक दफा हम ट्रेनिंग दिलवा देते हैं अपने टी सेल्स को, तो उन्हें सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड किया जाता है ताकि इस चीज को चेक किया जाए कि कहीं वो हमारे अपने जो एंटीजेंस हैं उन्हीं को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करने की कैपेबिलिटी तो नहीं रखती. सो अल्टीमेटली इस बात का मतलब ये हुआ कि एंटीजन जो है वो नॉर्मल जो ह्यूमन सेल्स हैं उनमें भी मौजूद है. बिल्कुल इसी तरह जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके ऊपर भी स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होती है जो कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकती है, और इनको बेसिकली हम एग्लूटिनोजिन कहते हैं. वाई एग्लूटिन का मतलब कि एग्लूटिनेशन कराते हैं, जीन मीन फैक्टर, कि वो फैक्टर जो एग्लूटिनेशन कराएगा यानी एंटीजन जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराएगा, और जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनेशन और द क्लम्पिंग ऑफ द सेल. ये वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ द लैंडस्टेनियर लॉ, आगे हम डिस्कस भी करेंगे. लेकिन अगर हम मिसमैच कर दें, अगर हम रॉन्ग एंटीजन जो है वो किसी पेशेंट को दे दें तो अल्टीमेटली उसमें क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल होती है और ये एक किस्म का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है. क्लियर? So, agglutinogen are basically the antigen that are present on the surface of the red blood cell, and they cause agglutination or the clumping of the cell on combining with the corresponding antibodies. अगर एंटीजन ए के साथ एंटी ए एंटीबॉडी आ जाएगी तो अल्टीमेटली क्लम्पिंग ऑफ सेल होगी. नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप मिसमैच पेयर का ब्लड डोनेट कर देंगे तो वहां ऐसे चांसेस होते हैं. दो किस्म की एंटीजन एग्जिस्ट करती हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत. वन इज एंटीजन ए एंड सेकंड वन इज एंटीजन बी. क्लियर? ओके, now let us discuss about the ABO blood group system. This diagram is too much important and basically this is the summary of the whole ABO blood group system. इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्टेनियर लॉ. लैंडस्टेनियर लॉ ये कहता है कि कोई ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसके अंदर स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हमेशा एब्सेंट होगी. इस बात का क्या मतलब कि अगर किसी भी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी ए एंटीबॉडी उसमें मौजूद नहीं होगी. क्लियर? अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी. इसी बेसिस पे जो है वो हमने क्लासिफाई किया है अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, और उसमें अगर किसी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद हो तो हम उसे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए. क्लियर?
अब लैंडस्टेनियर लॉ के मुताबिक उसके पास अगर ए एंटीजन है तो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, तो कौन सी एंटीबॉडी होगी? दैट विल बी एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? ब्लड ग्रुप बी जो है उसमें एंटीजन बी होगी, अगर बी एंटीजन है तो फिर एंटी बी एंटीबॉडी इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगी और अल्टीमेटली कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। क्लियर? नेक्स्ट देयर इज अ ब्लड ग्रुप ए बी, कि अगर किसी पेशेंट के पास या किसी पर्सन के पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो अल्टीमेटली दैट विल बी ब्लड ग्रुप ए बी। अब चूंकि दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो फिर दोनों एंटीबॉडी मिसिंग होंगी, तो अल्टीमेटली कोई भी एंटीबॉडी जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी के पर्सन में नहीं पाई जाएगी। फाइनली देयर इज अ ब्लड ग्रुप ओ, जिसके पास कोई बी एंटीजन मौजूद नहीं होती। अब चूंकि कोई एंटीजन मौजूद नहीं तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, दैट विल बी एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, और दोनों एंटीबॉडीज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? ओके अब याद रखिए एक और बात जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कि अगर आप रॉन्ग एंटीजन दे देंगे किसी पर्सन को तो अल्टीमेटली उस पर्सन का, यानी आपने अगर रॉन्ग एंटीजन दे दी किसी पर्सन को, उसे हम रेसिपिएंट कह लेते हैं। सो रेसिपिएंट की जो अपनी इम्यूनिटी होगी, इम्यून सिस्टम होगा, वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसका अपना ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या था? बी। क्लियर? अब बी ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्या मतलब है? इस बंदे के पास बी एंटीजन मौजूद थी और एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद थी। ऐसे ही है, इसके पास एंटीजन जो थी वो कौन सी थी? बी एंटीजन, और एंटीबॉडी जो है वो इसके पास क्या थी? एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? सो ये बात हमने जहन में रखी। अब लेट्स सपोज आपने इस बी ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले को ए ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले का ब्लड दे दिया। अब ए वाले में क्या था? ए वाले में थी ए एंटीजन। क्या थी? ए एंटीजन और एंटी बी एंटीबॉडी। अल्टीमेटली ये मैं बी में यहाँ एंटी बी एंटीबॉडी लिख दिया, यहाँ कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। अगर बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी होगी और बी एंटीजन मौजूद होगी। और ए वाले ब्लड ग्रुप में क्या होगा? हमारे पास एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से बहुत से एमसीक्यूज बनते होते हैं ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड, जो कि बच्चे जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो आपने इस बेसिक रूल को समझना है कि देखें, आपने अगर ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड दिया ब्लड ग्रुप बी वाले को, तो अल्टीमेटली आप उसे क्या दे रहे हैं? ए एंटीजन। नॉर्मली बी ब्लड ग्रुप में जो है वो एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद थी लेकिन कोई काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एंटीजन ही नहीं है जिसके साथ मिलके वो क्लम्पिंग करे। अब आपने जो बाहर से ब्लड दिया है वो हमारे पास कौन सा है? ए वाला, और ए वाले के पास एंटीजन ए मौजूद है। जो ही एंटीजन ए जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाले में जाएगी, बी ब्लड ग्रुप में पहले से ही एंटी ए एंटीबॉडी पड़ी हुई है, वो फौरन से पहले इन एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप ए के जो रेड ब्लड सेल है उनके साथ बाइंड करेगी और क्लम्पिंग कर देगी। और कोई फायदा नहीं होगा आपको ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करने का क्योंकि आपने रॉन्ग ब्लड ग्रुप दिया है। क्लम्पिंग होगी, इवन वो कैपिलरीज के अंदर बेचारा फंस जाएगा आपका ब्लड, और जब बड़े बड़े जॉइंट आपके रेड ब्लड सेल्स के गुच्छे बन जाएंगे, ब्लड फंस जाएगा कैपिलरीज के अंदर और अल्टीमेटली इस्कीमिया, बेचारे का जो अपना ब्लड था पेशेंट का, रेसिपिएंट का, वो भी प्रॉपर्ली फिर जो है वो टिश्यूज के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि क्लॉट बन गए हैं ब्लड के तरह तरह के। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रॉन्ग एंटीजन कभी नहीं देनी होती। क्लियर? अब देखते हैं कि रॉन्ग एंटीबॉडी अगर चली जाए तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा। देखें, आपने एक पेशेंट जो है उसका मतलब यही इसी सिनेरियो को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि बी वाले के पास जो है वो कौन सी एंटीजन थी? कौन सी एंटीजन थी? एंटीजन बी। अब आपने बाहर से जो ए ब्लड ग्रुप दिया है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। अब आपके ज़हन में सवाल ये आएगा कि क्या ये
जो डोनर की एंटीबॉडी बी थी या एंटी बी एंटीबॉडी थी, क्या ये रेसिपिएंट की एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर पाएगी? आंसर इज नो। याद रखिए, जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम बेसिकली एक्टिवेट हुआ है और उसने क्लम्पिंग की है। देखिए, एंटीबॉडी होना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, एंटीबॉडी का एक्टिवेट होके क्लम्पिंग काज करना और प्लान मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना, फेगोसाइटोसिस, लाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन एंड एग्लूटिनेशन, उसको एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? अब आपने बाहर से उसको एंटी बी एंटीबॉडी दे तो दी, जब आपने ब्लड ग्रुप ए दिया तो अल्टीमेटली आपने पेशेंट को, रेसिपिएंट को एंटी बी एंटीबॉडी दी है। आपके ज़हन में सवाल आएगा, आपके ज़हन में शायद ये बात आए कि हो सकता है कि हमने बाहर से एंटी बी एंटीबॉडी दे दी है, अब वो पेशेंट के पास एंटीजन बी थी, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन बी थी, तो हो सकता है ये एंटी बी जो है वो पेशेंट के ब्लड को या जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय करके, क्लम्पिंग करके उसके अपने ब्लड को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बाहर से हम ट्रांसफर करते हैं, एक तो वो एंटीबॉडीज होती बड़ी थोड़ी है और दूसरा उनके पास एक्टिवेशन कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जाके रेसिपिएंट की एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अगर आपने जो बाहर से रॉन्ग एंटीजन दी है, उसकी वजह से डोनर का सारा ब्लड जरूर जाया हो जाएगा। आपने रॉन्ग एंटीजन दी है, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, अल्टीमेटली वो एंटीबॉडीज जो है वो बनेगी, वो रेसिपिएंट जो एंटीबॉडीज जो है वो डोनर की एंटीजन के साथ बाइंड करके डोनर के सारे ब्लड को जो है वो जाया कर देंगी, हेमोलिसिस करा देंगी। तो ये बात आप प्रिंसिपल के तौर पे शॉर्ट ट्रिक में बच्चों को ये बताता होता हूँ, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बातें समझने के लिए याद रखें कि जब कभी हिमोलिसिस होती है, ग्लूटिनेशन होती है या लाइसिस होती है, वो डोनर के ब्लड की होती है, रेसिपिएंट के अपने ब्लड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना ब्लड उतने का उतना ही रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन बाहर से जो आपने ब्लड दिया होता है वो जरूर जाया हो जाता है। क्लियर? क्योंकि जो बाहर से जाने वाली एंटीबॉडी है वो कोई इफेक्ट काज नहीं करेगी, लेकिन बाहर से जाने वाली एंटीजन, रॉन्ग एंटीजन, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जरूर करेगी, वो पहले से ही पड़ी थी उस ब्लड के अंदर। अल्टीमेटली उस पेशेंट के अंदर हमें हिमोलिसिस देखने को मिलेगी, जो कि डोनेट किया है हमने ब्लड, उसकी अपने ब्लड की, आपके रेसिपिएंट की अपने ब्लड की हिमोलिसिस नहीं होगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? और ये वाइवा के अंदर बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम बात कर सकते हैं यूनिवर्सल डोनर की और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की। अब जो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला है ना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर? अब एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला जो पेशेंट है, अब आप पहले इसका अपना मैकेनिज्म समझेंगे। इसके पास एंटीजन कौन सी है? ए एंटीजन है। इसके पास जो है एंटीबॉडी, सॉरी, बी एंटीजन भी इसके पास मौजूद है, लेकिन इसके पास कोई बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं। क्लियर? अब आप इसको बाहर से एंटीजन ए दो, एंटीजन बी दो, आप एंटीजन ए बी दोनों दे दो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और बाहर से जो आप डोनेट करेंगे ब्लड वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि इस बेचारे के पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो कि डोनर के ब्लड के साथ एग्लूटिनेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। समझ में आया कि क्यों हम एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, कि वो हर किसी से ब्लड ले सकता है? रीजन कि उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो अल्टीमेटली बाहर से आप जो भी एंटीजन दोगे वो सर्वाइव कर जाएगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एग्लूटिनेशन कॉज नहीं करेगी। क्लियर? So because they have no circulating agglutinin are the antibody को agglutinin भी कहते हैं। Clear? So there will be no agglutination, और ये remember करनी है always, donor's blood is agglutinated। अब चूंकि डोनर के ब्लड के अंदर एंटीजन तो है, लेकिन रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो फिर डोनर का ब्लड एग्लूटिनेट नहीं होगा। क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको कभी भी जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट की एक्सप्लेनेशन वाइवा में देते हुए, यूनिवर्सल डोनर की एक्सप्लेनेशन वाइवा में देते हुए जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल डोनर पे, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं।
आप किसी को भी दे दोगे, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, अब अगले के पास चाहे एंटीबॉडी पड़ी है या नहीं पड़ी, फर्क ही नहीं पड़ता, आपने कोई एंटीजन ही नहीं दी। एग्लूटिनेशन तो तब होनी थी जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के आमने सामने आती। अब आप जो बाहर से ब्लड दे रहे हो, वो ए वाले को दे रहे हो, बी वाले को दे रहे हो, ए बी वाले को दे रहे हो या ओ वाले को दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप अल्टीमेटली आप ब्लड जब बाहर से दे रहे हो उसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, तो पड़ ही गए भैया आपके रेसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडीज, किसके साथ बाइंड करेंगी, कोई है ही नहीं बाहर से एंटीजन जिसके साथ वो बाइंड करेंगी, तो डोनर का जो ब्लड है, ओ वाले का ब्लड जो है वो सरवाइव कर जाएगा। क्लियर? सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपसे वाइवा में जरूर पूछा जाता है कि व्हाई AB blood group system is considered to be the universal recipient, why O blood group system is considered to be the universal donor. Clear? So आपने बस ये बात एंटीजन एंटीबॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना है, तो इंशाल्लाह योर एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी विद यू। क्लियर? और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, होप सो नो दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके जी, नो लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन कहते हैं कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रिप्लेनिश द एक्सेस ब्लड लॉस। अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस हो गया तो आप उसका ब्लड लॉस ठीक करने के लिए बाहर से जो आप ब्लड ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। किस किस कंडीशन में करते हैं? कोई ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई सर्कुलेटरी शॉक है, कोई हैमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, कोई बर्न हो गया या सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस हो गया, इन कंडीशंस में आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं। या कई डिजीजेस में आपको ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, एनीमिया में रेड ब्लड सेल काउंट चूंकि कम होता है, उसको पूरा करने के लिए आप ब्लड ट्रांसफर करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, इस वजह से आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं। हीमोफीलिया में ओवरऑल आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो मेनली थ्रोम्बोसाइट्स ही और ओवरऑल ब्लड सेल आपके कम हुए होते हैं, इस वजह से आप ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब प्रिकॉशंस जो है वो आपने याद रखनी है ट्रांसफ्यूजन की। नंबर 1, डोनर शुड बी हेल्दी। ऐसा ना हो बेचारा बहुत मरा मक्का हुआ है आपका डोनर और आप उसे ब्लड ले ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ब्लड ग्रुप शुड बी मैच, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्लियर? रेट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ट्रांसफर करें, एकदम से ब्लड ट्रांसफर ना करें, वरना आपका जो रेसिपिएंट है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हार्ट रेट, टेम्परेचर, बीपी, ये सब कुछ जो है वो आपको नॉर्मल रखना चाहिए अपने रेसिपिएंट का, कहीं उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव रॉन्ग एंटीजन। अगर आपने रॉन्ग एंटीजन दे दी, ए वाले को बी एंटीजन दे दी, बी वाले को ए एंटीजन दे दी, क्लियर, या आपने ओ वाले को ए और बी दोनों एंटीजन दे दी, या अच्छा याद रखिए ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। अगर आप उसे ए वाला ब्लड ग्रुप देंगे तो उसमें ए एंटीजन होगी, अब जो ओ वाला है उसके पास तो दोनों एंटीबॉडीज पड़ी हैं, तो एंटीजन ए के साथ क्लम्प कर जाएगा, डोनर का सारा ब्लड लॉस, फायदा ही नहीं होगा, हिमोलिसिस हो जाएगी। अगर आप जो है वो ओ वाले को ए बी वाले का ब्लड ग्रुप देंगे तो उसमें तो दोनों एंटीजन है, तो वो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज पड़ी हैं ओ वाले के अंदर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आप उसको बी वाला ब्लड देंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी बी भी है, तो अल्टीमेटली ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। दे वो सबको सकता है लेकिन वो ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। ए बी वाला जो है वो ले सबसे सकता है लेकिन वो दे सिर्फ ए बी वाले को ही सकता है। क्लियर? ए बी वाले को दे सकता है और जो है क्योंकि उसके पास जो है दोनों एंटीजन मौजूद हैं, तो अगर आप ए बी वाला जो है वो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है, वो ए वाले को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अब अगर आप ए बी वाले का ब्लड जो है वो ए वाले को देंगे तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होगी, तो वो थोड़ी बहुत हिमोलिसिस करा देगी आपके डोनर के ब्लड की, यानी ए बी की वो हिमोलिसिस करा देगी, क्योंकि उसमें एंटीजन ए मौजूद है और आपके पेशेंट के पास जो है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो ए ब्लड ग्रुप है, तो फिर उसमें एंटी बी एंटीबॉडी पड़ी होगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी तरीके से अगर आप बी वाले को देंगे ए बी ब्लड ग्रुप, तो बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी, तो वो डोनर की एंटीजन ए के साथ क्लम्प कर जाएगी, सो उसमें भी क्लम्पिंग के चांसेस होंगे। सो ए बी वाला ले सबसे सकता है लेकिन दे सिर्फ ए बी वाले को सकता है। ओ वाला दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इनको अपने जहन में रखिएगा, इनका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बातें आपको एग्जामिनर खुद पूछते हैं कि ओ वाला सिर्फ ओ वाले से क्यों ले सकता है, बाकी सबसे क्यों नहीं ले सकता, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है।
ए बी वाला सिर्फ जो है वो ए बी वाले को क्यों दे सकता है, मतलब बाकियों को क्यों नहीं दे सकता, ये क्यों है ऐसा, क्लियर। सो ये भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल आपने रॉन्ग ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर वन इज द क्लम्पिंग। क्लम्पिंग जो है वो क्यों होती है, बेसिकली याद रखें कि हमारी बॉडी में आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी पड़ी होती हैं। अब आईजीजी के पास आपको पता है 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, आईजीएम के पास जो है वो 10 बाइंडिंग साइट होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट ये एंटीबॉडीज बहुत से रेड ब्लड सेल्स को अपने साथ जोड़ लेती हैं और उनको एग्रीगेट कर देती हैं, क्लम्प कर देती हैं। और अगेन सिर्फ डोनर ब्लड का ही जो है वो एक ग्लूटिनेशन या आपको क्लम्पिंग देखने को मिलती है, रेसिपिएंट की क्लम्पिंग नहीं देखने को मिलती। अगेन मैंने बात लिखी क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेमोलिसिस के जो है आपका डोनर का जो ब्लड है अगर आपने रॉन्ग दे दिया, रॉन्ग मिसमैच पेयर अगर आपने दिया है तो अल्टीमेटली जो डोनर का ब्लड है उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, जो कि हमने इम्यूनिटी मॉड्यूल में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। क्लासिकल पाथवे में एंड पे हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, दैट वाज C5b6789 5b6789 ये सबसे बड़ा खानदान और इसमें सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती थी और ये लाइसिस कराता। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये जो है वो लिटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा C5b6789 जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसको हम हीमोलाइसिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हेमोलिसिस काज कराती है, बगैर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराए भी ये हेमोलिसिस काज करा सकती है, क्लियर। और डिलेड हेमोलिसिस ये तो है इमीडिएट हेमोलिसिस, जो ही आपने ब्लड ट्रांसफर किया उसी वक्त ही हेमोलिसिस शुरू हो गई। कुछ देर बाद हेमोलिसिस क्यों हो रही होती है? क्योंकि पहले ग्लूटिनेशन हो चुकी होती है, वो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब कैपिलरीज से गुजरते हैं तो वहां क्योंकि एक ग्लूटिनेटेड होता है ब्लड, क्लम्पिंग हुई होती है, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, वो कैपिलरीज से गुजर नहीं सकते। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसे एक अपने लिए खतरा समझता है तो मैक्रोफेज की मदद से उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो क्लम्प्ड सेल की भी अल्टीमेटली जो फेट है वो फेगोसाइटोसिस और हेमोलिसिस ही होती है, क्लियर। Okay, next there is a jaundice. Jaundice is a condition in which there is an increased level of the bilirubin. ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें बिलिरुबिन का लेवल बहुत हाई होता है। अब इसकी रीजन क्या होती है? आपको पता है कि जब कभी आपका रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होगी। जब हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगी तो अल्टीमेटली याद रखें ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। आप बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री में प्लाज्मा प्रोटीन मॉड्यूल के अंदर। सो प्लाज्मा प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड हिपैटोग्लोबिन, और हिपैटोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और प्रोटेक्ट करती है रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी ब्रेकडाउन को। लेकिन एक हद तक ही अपने साथ जो है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड कर सकती है, अप टू 100 ग्राम पर 100 ml, यानी 1 ml जो है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को ही अपने साथ बाइंड कर सकती है प्लाज्मा के अंदर। अगर इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी प्रोड्यूस होगी तो हिपैटोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे हमें एंड प्रोडक्ट बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। ये भी आप बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने ग्लोबुलर प्रोटीन मॉड्यूल के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं कि एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का दैट इज बिलिरुबिन, क्लियर। हीम जब टूटती है तो वहां से बिलिरुबिन बनता है, एक हीमोग्लोबिन से हीम बनती है, दूसरी तो ग्लोबिन चेन होती है। जब हीम की ब्रेकडाउन होती है तो वहां से बिलिरुबिन बनता है और ये जो बिलिरुबिन है दैट काजेस द जॉन्डिस। जॉन्डिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपको थ्रू आउट द बॉडी येलोनेस देखने को मिलती है और भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन द मोस्ट कॉमन एंड जो ऑब्जर्वेबल कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि येलोइंग ऑफ द बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट देयर इज एक्यूट किडनी शटडाउन। किडनी जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करती। देयर आर द मल्टीपल रीजंस की जिसकी वजह से किडनी शटडाउन हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है वो जब रिएक्शन होता है, क्लम्पिंग होती है तो वहां से वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं रीनल ब्लड वेसल्स के अंदर, क्लियर। सेकेंडली हमने पढ़ा कि जो ही आप रॉन्ग मिसमैच पेयर अगर आप देंगे, ब्लड देंगे तो अल्टीमेटली उसकी हेमोलिसिस हो जाएगी।
जब हिमोलिसिस होगी तो रेड ब्लड सेल का नंबर कम होगा, अल्टीमेटली एनीमिया होगा, सर्कुलेटरी शॉक होगा क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर कम है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो किडनीज के पास भी कम जाएगा, अल्टीमेटली जब ब्लड के जो है वो जा कम रहा है किडनी के पास तो यूरिनरी आउटपुट भी कम होगा। यू ऑल नो कि ग्लोमेरुलस के पास जो है वो ब्लड ही जाता है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी, और जो आपका फिल्टर्ड ब्लड होता है उसे दोबारा ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बना दिया जाता है। अब चूंकि ब्लड ही बहुत कम जा रहा है किडनी के पास, अल्टीमेटली जो उसका यूरिनरी आउटपुट है वो कम होगा। जब यूरिनरी आउटपुट कम होगा तो अल्टीमेटली बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, किडनी में इकट्ठे होना शुरू होंगे और किडनी में किडनी स्टोन्स काज करा के अल्टीमेटली रेनल फेलियर काज करा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही होगी, हिमोलिसिस हो रही होगी, हीमोग्लोबिन टूट रहा होगा, तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से लीक करेगा इनटू द ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन, और जब ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन में हीमोग्लोबिन इकट्ठा होना शुरू कर देगा तो इसकी प्रेसिपिटेशन से नेफ्रॉन का ब्लॉक हो जाएगा, अल्टीमेटली यहां से भी किडनी की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहे, नेफ्रॉन के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होती जा रही है, अल्टीमेटली वो किडनी स्टोन्स की तरफ लीड करेंगे, दैट विल लीड टुवर्ड द रेनल फेलियर। क्लियर? So that was the various transfusion reactions. Clear? Now let us discuss about the RH factor. RH factor भी जो है ये बेसिकली एक एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होती है, और ये सबसे पहले जो है वो रेसिस मंकी के अंदर डिस्कवर हुई थी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड RH factor. वेरियस RH फैक्टर जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं जिसमें कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल c, स्मॉल d एंड स्मॉल e है। हर पर्सन में इनमें से कोई एक पेयर मौजूद होता है, या कैपिटल D, C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E एंड स्मॉल e। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, बेसिक जेनेटिक्स है। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो कैपिटल D एंड स्मॉल d पेयर होता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, यहीं से हम ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी के पास RH एंटीजन मौजूद होगी या D एंटीजन मौजूद होगी, जो हमने अभी डिस्कस की, यानी कैपिटल D स्मॉल d वाली अगर उसमें मौजूद होगी जीनोटाइप, तो अल्टीमेटली उसके पास RH एंटीजन मौजूद होगी, और अगर RH एंटीजन मौजूद होगी तो हम उस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे RH पॉजिटिव, और अगर ये एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे RH नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि अगर नॉर्मली बात करें तो ना RH पॉजिटिव ना RH नेगेटिव किसी के पास कोई भी एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होती। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर इज नो एंटी RH एंटीबॉडी इन द सीरम, नाइदर इन द RH पॉजिटिव पर्सन नॉर इन द RH नेगेटिव पर्सन। नॉर्मल केसेस में आपको एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलेगी। कब एंटीबॉडी मिलेगी? इसके लिए बजाते खुद RH एंटीजन एक ट्रिगर होती है। जो ही आप RH एंटीजन किसी के पेशेंट में, किसी पर्सन की ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेंगे, RH एंटीजन एक्सपोज होगी तो ही उसके खिलाफ जो है वो एंटी RH एंटीबॉडी बनेगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटिंग विद द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने पढ़ा कि अगर किसी के पास एंटीजन A होगी तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तो गायब होगी, लेकिन उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी उसमें जरूर मौजूद होगी, यानी एंटीजन A वाले के पास एंटी B एंटीबॉडी होगी, एंटीजन B वाले के पास एंटी A एंटीबॉडी होगी। एंटीजन A एंड B दोनों अगर हैं तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर O है यानी कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो फिर दोनों एंटीबॉडीज होंगी। यानी उसमें नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं, लेकिन RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव पर्सन के अंदर आपको एंटीबॉडीज नहीं देखने को मिलती। कब एंटीबॉडी बनेगी? जब आप RH नेगेटिव वाले पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड देंगे। अब RH पॉजिटिव एंटीजन उसमें जाएगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके अलावा एंटी RH एंटीबॉडी बनेगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यही वजह है कि जो RH एंटीजन का अगर आप रॉन्ग मिसमैच पेयर अगर आप ट्रांसप्लांट करें, यानी आप फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव वाले को A नेगेटिव ब्लड देंगे तो आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बट दे वर वेरी डिलेड। बहुत डिलेड मैकेनिज्म होगा, बहुत डिलेड आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। व्हाई? आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं है उसके अंदर।
पहले तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, क्लम्पिंग होगी, तब जाके कोई ट्रांजिशन रिएक्शन आएगा, हिमोलिसिस होगी, एग्लूटिनेशन होगी। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर चूंकि प्री फॉर्म्ड हमें आरएच एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती, एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं है, क्लम्पिंग नहीं होगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगी, हिमोलिसिस नहीं होगी। क्लियर? सो ये हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव का मिसमैच करें तो इसके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन इतने लीथल नहीं होते, मतलब मींस उसे इतने जल्दी, इतने रैपिड नहीं होते एज कंपेयर टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मिसमैच। क्लियर? ओके। अच्छा, और इसमें एक और बात कि आप नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये भी एक रूल समझ लें, यू कैन गिव नेगेटिव ब्लड, यानी आरएच नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो आप आरएच पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि आरएच नेगेटिव वाले के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है और आरएच पॉजिटिव वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। आप आरएच नेगेटिव वाला ब्लड देंगे आरएच पॉजिटिव वाले को तो अल्टीमेटली कोई आपने एंटीजन तो दी नहीं, आरएच पॉजिटिव वाले का कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप आरएच नेगेटिव वाले को आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड दे देंगे और रैपिड रिपीटेटिव आप उसका एक्सपोजर कराएंगे तो अल्टीमेटली आरएच नेगेटिव वाले के पास अब चूंकि आरएच एंटीजन का एक्सपोजर हो गया है, अब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी भी बनाएगा और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय भी करेगा। अब आपके जहन में एक और सवाल आएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो आरएच पॉजिटिव है पर्सन है उसके पास तो आरएच एंटीजन होती है, तो उसके खिलाफ खुद ही बॉडी क्यों नॉर्मली जो है वो नहीं बनाती एंटीबॉडीज? तो यहाँ सवाल का जवाब जो है वो वही मैचुरेशन ऑफ द टी सेल आती है। हमने बात की थी कि थाइमस के पास जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होता है, हम टी सेल को वहां से गुजारते हैं और उस टी सेल को हम वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो आपकी सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। क्लियर? तो आपने वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होने दिया एंटीबॉडी, यानी वो सेल्फ एंटीजन है ना, आरएच पॉजिटिव की तो अपनी एंटीजन है आरएच, तो उसके अलावा तो एंटीबॉडी नहीं बन सकती। लेकिन जब ये एंटीजन किसी आरएच नेगेटिव वाले के पास जाएगी तो वहां जरूर कॉज कराएगी, उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराएगी, एक्सपोजर हुआ है वहां एंटी आरएच एंटीबॉडी जरूर बनेगी। दैट इज व्हाई इट इज ऑफन प्रेस्क्राइब्ड कि आप आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आरएच नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते, लेकिन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी केसेस के अंदर आप नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now let us discuss the last concept, that is erythroblastosis fetalis. Okay, ये यही RH पॉजिटिव RH नेगेटिव की इनकम्पैटिबिलिटी का वजह से ये हीमोलिटिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स के अंदर, और जो फीटसेस होते हैं उनके अंदर ये बेसिकली इसके लीथल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैकेनिज्म क्या है? पहले तो आप इसकी कंडीशन समझेंगे, किस कंडीशन के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटैलिस होता है। अगर एक RH नेगेटिव फीमेल ने किसी RH पॉजिटिव मेल के साथ शादी की, मेटिंग हुई और उनका जो बेबी कंसीव हुआ, दैट इज आल्सो हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर? अगर RH नेगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव के साथ शादी की और उनका जो बेबी कंसीव हुआ है, दैट इज आल्सो हैविंग RH पॉजिटिव blood group, then this complication will exist. No question. Why? Because अब जो बेबी है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? RH पॉजिटिव। इसके पास RH एंटीजन मौजूद होगी, लेकिन मदर के पास कोई RH एंटीजन का एक्सपोजर नहीं था नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन अब जब वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में है और बेबी जो उसकी वोम में है, दैट इज RH पॉजिटिव। अब उसकी जो RH एंटीजन है वो इसी प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करके जब मदर की सर्कुलेशन में आएंगी तो अब मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगा। क्लियर? एंटी RH एंटीबॉडी मदर का इम्यून सिस्टम बनाएगा। अब ये मदर का इम्यून सिस्टम एंटी RH एंटीबॉडी जो बना रहा है, ये दोबारा उसी प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जब बेबी की जो फीटल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है, उसी फीटल सर्कुलेशन के जरिए जब वो एंटी RH एंटीबॉडी बेबी की सर्कुलेशन या बेबी के पास जाएंगी तो अल्टीमेटली बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। गॉट इट? नॉर्मल कंडीशन के अंदर मां के अंदर कोई एंटी RH एंटीबॉडी नहीं थी क्योंकि उसको कभी एक्सपोजर नहीं मिला था RH एंटीजन का।
लेकिन जब उसने एक ऐसा बच्चा कंसीव किया जो कि RH पॉजिटिव था, तो अल्टीमेटली उसका ब्लड जो है वो जब प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस करके मैटरनल फीटल सर्कुलेशन के जरिए जब वो मैटरनल सर्कुलेशन में क्या, अल्टीमेटली मैटरनल ब्लड जो है वो एक्सपोज हुआ टू द RH एंटीजन। अब वहां से RH एंटीबॉडी बनाया, तो अल्टीमेटली अब ये एंटी RH एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, वो फीटल सर्कुलेशन में जाएगा, फीटल के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट अस डिस्कस इट। Mother is RH negative, father is RH positive, and baby has inherited RH positive from the father. Know if the mother develops anti-RH antibody because of the exposure of the RH antigen in its circulation, it will diffuse to the placenta into the fetus and cause the R blood cell agglutination and the hemolysis in the baby. Clear? When there will be the hemolysis, ultimately there will be a release of the heme, and the heme will be converted into the bilirubin after the breakdown, and this bilirubin high level will cause the condition that is called jaundice. We have already discussed it in the previous slides. Okay, नो क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का पेशेंट जो है या बेबी जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें मल्टीपल क्लिनिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज वेरी हाई नीड इन ऑर्डर टू मेक द डायग्नोसिस। एक बहुत सी आसान सी बात वैसे बता देता हूँ शॉर्ट ट्रैक, तो मतलब आपको बेसिकली ये बात वैसे ही क्वेश्चन के अंदर मिलेगी कि पेशेंट जो है वो हमारे पास जो न्यू बॉर्न आया है उसका RH पॉजिटिव ब्लड है जबकि उसकी मदद का RH नेगेटिव था, तो आपके ज़हन में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटैलिस की तरफ ही जा रहा है। लेकिन क्लिनिकल पिक्चर आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि और इसके साथ साथ आपको क्या मतलब डायग्नोसिस के अंदर बातें देखने को मिलेंगी जो कि मजीद क्लैरिफाई करेंगी डायग्नोसिस को। नंबर 1 एनीमिया। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बेबी के, अल्टीमेटली जब रेड ब्लड सेल का काउंट कम होगा तो दैट विल लीड टुवर्ड एनीमिया। सेकंड वन इज जॉन्डिस। जब रेड ब्लड सेल की हेमोलिसिस हुई, अल्टीमेटली वहां से हीम रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से हीम जो है वो बिलरूबिन बनाएगा, बिलरूबिन का हाई लेवल जॉन्डिस कॉज करा देगा। सेकंड इज, थर्ड वन इज लिवर एंड द स्प्लीन एनलार्जमेंट। व्हाई? क्योंकि फीटल लाइफ के अंदर लिवर और स्प्लीन जो है दैट आर द साइट्स ऑफ द हेमेटोजेनेसिस, वहां ही आपकी बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है, रेड ब्लड सेल की जनरेशन हो रही होती है। अब रेड ब्लड सेल आगे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो बेबी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे रेड ब्लड सेल्स की रैपिड प्रोडक्शन होगी बाय द स्प्लीन एंड द लिवर। अब लिवर और स्प्लीन बहुत ज्यादा एक्सेसिव काम कर रहे हैं तो उनका साइज एनलार्ज हो जाएगा, दैट इज हेपेटोमेगाली एंड स्प्लीनोमेगाली। और ये जब भी क्वेश्चन आता होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, इसकी एक्सप्लेनेशन में पूछा जाता होता है कि व्हाई द बेबी हैव द स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली। सो आंसर इज वेरी सिंपल कि जब एक्सेसिव रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करनी होगी इनको, लिवर और स्प्लीन को फीटल लाइफ में, तो अल्टीमेटली उनका साइज जो है बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट देयर इज, ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटैलिस के डायग्नोसिस के साथ ही कि बताएं कि इसमें एरिथ्रोब्लास्ट काउंट क्यों बड़ा होता है। अल्टीमेटली जब रैपिड रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है, इतनी मैच्योरेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा होता, तो अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली एरिथ्रोब्लास्ट ही आना शुरू हो जाते हैं और ये 5 to 20% सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज करते हैं। एंड लास्ट ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि बेबी को मेंटल इंपेयरमेंट क्यों होती है जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटैलिस का पेशेंट होता है। याद रखें जो बिलरूबिन बना था हेमोलिसिस में, हीम की ब्रेकडाउन से जो बिलरूबिन बना था वो ना सिर्फ जॉन्डिस काज कराता है बल्कि जो न्यूरल सेल्स होते हैं ब्रेन के उनमें भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, मोटर एरियाज को डैमेज करता है और अल्टीमेटली परमानेंट मेंटल इंपेयरमेंट काज कर देता है। और इस कंडीशन को हम कैरीनेक्ट्रस भी कहते हैं। ये भी समटाइम आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द बेबी हैज द कैरीनेक्ट्रस, और बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरीनेक्ट्रस क्या बला है। कैरीनेक्ट्रस सिंपल कहते हैं कि जिसमें मेंटल इंपेयरमेंट होती है ड्यू टू द मोटर न्यूरॉन डैमेज। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। देखिए बेबी का जो है वो ब्लड, उसके पास नॉर्मल RH पॉजिटिव ब्लड था, लेकिन अब मदर की सर्कुलेशन की वजह से, मदर के इम्यून सिस्टम की वजह से अब उसके पास एंटी-RH एंटीबॉडी भी आ गए हैं। अगर आप उसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उसका सारा लेटर और सूनर ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हेमोलिसिस होगी, क्योंकि मदर की सर्कुलेशन से एक इंटेंस स्टिमुलस और एक इंटेंस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हैं बेबी के अंदर, तो बेबी बेचारे का जो ब्लड है वो अल्टीमेटली हेमोलिसिस का शिकार हो जाएगा। तो फौरन जो ही बेबी हमारा पैदा होता है हम उसका RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो RH नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं।
क्लियर? उसका फायदा ये होता है कि जो एंटी आरएच एंटीबॉडी उसके अंदर होती हैं वो आरएच नेगेटिव ब्लड वाले का तो कुछ नहीं उखाड़ सकती, और हम आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो उस बेबी से आहिस्ता 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 निकालना शुरू कर देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि आप सारे का सारा ब्लड निकाल देंगे कि बेबी वैसे ही जो है वो इस्कीमिया से मर जाए, ऐसा नहीं करना। आपने 400 ml जो है वो आरएच नेगेटिव ब्लड इन्फ्यूज करना है ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 आवर, और जो आपका उसका अपना आरएच पॉजिटिव ब्लड है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते चले जाना। क्लियर? अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समटाइम आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटालिस। अब इसलिए आप क्या करते हैं कि मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने से पहले आप बाहर से जो है वो एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि बेबी से आरएच एंटीजन जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में आएगी तो सही, लेकिन कबल इसके कि मैटरनल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करे, हम बाहर से एंटी आरएच एंटीबॉडी देके उन थोड़ी बहुत आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो आरएच एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अल्टीमेटली अब इम्यून सिस्टम मदर का एक्टिवेट नहीं हुआ और इतनी एंटीबॉडी नहीं बन गई कि वो कहीं फीटल सर्कुलेशन के अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। सो हम एक बड़े मतलब बम से बचने के लिए छोटी सी बंदूक मारते हैं। हम क्या करते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले से रख देते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन से मतलब फीटल लाइफ से जो फीटल रेड ब्लड सेल्स जब एंटर होते हैं मैटरनल ब्लड सेल्स के अंदर, कबल इसके कि माँ का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया जाए, हम उन आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मदर कहीं आरएच एंटीजन से एक्सपोज ही नहीं हुई, कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ, मदर का कोई एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी नहीं है जो फीटल सर्कुलेशन में जाके फीटल रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करे। क्लियर? अच्छा, ये दो टाइम पे एंटी आरएच एंटीबॉडी का एक जो है ना वो सीरम मिलता है जिसे हम RHOGM कहते हैं। ये समटाइम एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है, RHOGM कहते हैं इसे। क्लियर? ये एंटी आरएच एंटीबॉडी का ही बेसिकली जो है वो एक प्रिपरेशन होती है। ये दो टाइम पे देते हैं, 28th वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर एंड 24 आवर आफ्टर बर्थ। अच्छा, गेस्टेशन के दौरान तो समझ में आता है कि चले 28th वीक में रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, मैटरनल फीटल सर्कुलेशन एक दूसरे में बड़ी एक्टिव होती है, तो उस टाइम पे हम एंटी आरएच बॉडी जो है वो दे देंगे मदर को, चले उसका फायदा समझ में आता है। एक 24 घंटे बर्थ के बाद देने का क्या फायदा है? अब तो बेबी जो है वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है, अब क्या फायदा है? याद रखिए ये एक प्रिवेंटिव मेजर है फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। देखिए, अगर बर्थ के दौरान अगर बेबी जब बॉर्न होता है तो याद रखें कि जब वजाइना से उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो बहुत ज्यादा जो ब्लड होता है वो बेबी का वो थोड़ा बहुत एंटर हो जाता है इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, और अब वो आरएच एंटीजन से एक्सपोज हो गई है। अब मैटरनल सर्कुलेशन में आरएच एंटीजन आ चुकी है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिवेट होके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। अब उस एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है कहीं वो ना बन जाए तो हम ये कहते हैं कि जो ही 24 घंटे गुजर जाए डिलीवरी को, हम उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी बाहर से उसका एक आर्टिफिशियल सीरम दे दें, ताकि जो थोड़े बहुत एंटीजन माँ की सर्कुलेशन में आए थे ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब प्लेसेंटा की टर्मिनेशन हुई, कटिंग हुई, अल्टीमेटली उस पॉइंट पे जो थोड़े बहुत रेड ब्लड सेल जो हैं वो फीटल सर्कुलेशन से मैटरनल सर्कुलेशन में ड्यूरिंग द डिलीवरी गए, उनको भी आरएच एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वरना ये ना हो कि माँ का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके इतनी आरएच एंटीबॉडी बना दे और नेक्स्ट टाइम अगर आरएच पॉजिटिव वाला बेबी जो है कंसीव हुआ तो वो तो सारा प्रोसेस शुरू होने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब तो सेकंड केस के अंदर वो आरएच एंटीजन को मैटरनल सर्कुलेशन में आने की, माँ के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछली डिलीवरी के टाइम ही इतनी आरएच एंटीजन एंटर हो चुकी थी मैटरनल सर्कुलेशन में और उसने इतनी एंटी आरएच एंटीबॉडी बना दी हुई थी कि वो अगली फीटस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगी। और यहाँ से एक सवाल समटाइम आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि क्यों सेकंड प्रेगनेंसी में ज्यादा लीथल इफेक्ट के चांसेस होते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटालिस के पहली केस के कंपैरेटिवली। रीजन क्योंकि पहले केस में तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है ना कि एक दफा आरएच एंटीजन जाएगा मैटरनल सर्कुलेशन में, एक्सपोज होगा, मैटरनल सर्कुलेशन जो है उसके अंदर जब आरएच एंटीजन आएगी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एक लॉन्ग फिनोमेना, तो बचत के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में ज्यादा चांसेस वजह से अगर आपने एंटी आरएच एंटी सीरम नहीं दिया था उसे आफ्टर 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी, तो अल्टीमेटली उसका इम्यून सिस्टम के अंदर पहले से ही वो तोपें पड़ी हैं, वो बम धमाका पड़ा है।
अब तो उन्हें वो बंदे की तलाश है, टारगेट की तलाश है, जो ही सामने आया, जो ही फीटस RH पॉजिटिव वाला आया, ये एंटी RH एंटीबॉडी उसके जाके सर्कुलेशन में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. So that is why it is very important in order to give the anti-RH serum to the maternal circulation just after the 24 hour of the delivery in order to prevent the RH incompatibility in the next pregnancy. Clear? So this is very important and a frequently asked question in your professional exam. So be clear about this, the treatment, the prevention, the mechanism, and the clinical picture of the erythroblastosis fetalis. Last but not the least is the transplantation and its various type. एक टिश्यू किसी दूसरे ऑर्गन में किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. इसकी 4 किस्म की टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट किसे कहते हैं? ट्रांसप्लांट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम सेम इंडिविजुअल. आप एक इंडिविजुअल का कोई टिश्यू उठा के उसी इंडिविजुअल में दोबारा किसी दूसरी जगह पे लगा दें, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट. और ये इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप अपनी ग्रास एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज कि आप जो ट्रेपीजियस मसल है वो मैस्टेक्टमी के बाद ब्रेस्ट के मसल्स को जो है वो आप ब्रेस्ट की दोबारा रीग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो ट्रेपीजियस मसल उसी पेशेंट का, उसी पर्सन का जिसमें मैस्टेक्टमी हुई है, आप वहां से दोबारा ग्राफ्ट लगा देते हैं एट द रीजन ऑफ द ब्रेस्ट इन ऑर्डर टू रिकवर द ब्रेस्ट. क्लियर? आइसोग्राफ्ट क्या है? ट्रांसप्लांट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर. अगर 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो आप एक ट्विन का कोई पोर्शन, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन दूसरे ट्विन में ट्रांसप्लांट कर दे, दैट इज आइसोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट क्या होती है? ट्रांसप्लांट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर. मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का डोनर से जो है वो रेसिपिएंट को आप किडनी या लिवर वगैरह का कोई पोर्शन जो है वो आप डोनेट करते हैं विद द मैचिंग डोनर एंड द मैचिंग रेसिपिएंट. Xenograft not commonly used. ये ट्रांसप्लांट होता है टिश्यू फ्रॉम द लोअर एनिमल टू द ह्यूमन बीइंग्स. एक प्रैक्टिस जो कि रिसेंटली काफी जो है वो न्यूज चैनल्स पे और काफी हेडलाइंस में रही, दैट वाज के कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पिग का जो हार्ट है, पिग का सूर का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया इनटू द ह्यूमन बीइंग. लेकिन उस पे काफी एथिकल क्वेश्चंस हुए हैं, दैट इज नॉट आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज. ये जो है एक टेक्निक है जिसे हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं कि लोअर एनिमल से हम कोई ऑर्गन या टिश्यू उठा के ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं. ओके, एंड लास्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होते हैं ये HLA एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से अल्टीमेटली इनकी रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज और टी सेल जो है वो अल्टीमेटली आपके एक्टिवेट होंगे. दैट इज व्हाई टी सेल इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गन रिजेक्शन इम्यूनिटी. इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि सिंपल आप ड्रग्स देके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें. So that was all about for the blood group system, and I hope so you enjoyed the lecture. And in the next lecture we'll be discussing about the hemostasis, that how blood clot formation occurs and how the blood loss is being prevented in case of any vascular injury. So keep learning and enjoying physiology.